ओके, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब देखेंगे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक देखा था, ठीक है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? दीज आर द रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड, आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द टू रिएक्टेंट्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, जो आयंस होते हैं एक पर्टिकुलर कंपाउंड के, वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में हम लोग देखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा कि देखो, ए बी एक कंपाउंड है, सी डी हमारा दूसरा कंपाउंड है। अब इसमें ए बी में हमारा ए कैटायन है, बी एनायन है, सी कैटायन है, डी एनायन है, ठीक है। तो अब ये कैटायन इसके एनायन के साथ चला जाएगा। देखो जैसे ए जो है वो डी के साथ कंबाइन हो जाएगा, ए कैटायन डी एनायन के साथ में, और बी कैटायन जो है वो सी कैटायन के साथ में कंबाइन करेगा, ठीक है। बी एनायन है, सी कैटायन है, ठीक है। तो दैट विल गिव यू ए डी प्लस सी बी, ठीक है। सो ए बी प्लस सी डी विल गिव यू ए डी प्लस सी बी। इसको और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो जैसे देखो NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो ये एक बेस है और इधर HCl एक एसिड है, सो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या कैटायन है, Na सोडियम कैटायन है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड एनायन है, इधर H प्लस कैटायन है और Cl माइनस एनायन है। तो Na जो है वो Cl के साथ कंबाइन कर जाएगा और फॉर्म करेगा NaCl, और H जो है वो OH के साथ मिल करके बनाएगा H2O, ठीक है। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां एक्सचेंज ऑफ आयंस चल रहा है। फाइन, ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो, वो दिमाग में रहना चाहिए आपका। एसिड प्लस बेस दैट गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक सब टाइप भी है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। दीज आर, व्हाट आर दीज रिएक्शंस? दीज आर आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ओनली। So these are the type of double displacement reactions in which an insoluble product is formed, ठीक है। एक insoluble product फॉर्म होता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ा और समझो इसको कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया एक सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड और sodium sulfate. When we react a solution of barium chloride with sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed. Reaction wise देखो तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 aqueous, ना बेरियम क्लोराइड जो है ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। बेरियम क्लोराइड को जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो एक कलरलेस, बिल्कुल पानी के जैसा ही सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। सेम इज विथ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को भी जब हम पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो भी एक कलरलेस सॉल्यूशन ही होगा। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे आपस में तो बेरियम सल्फेट एंड NaCl फॉर्म होगा, राइट। दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन होकर बेरियम सल्फेट बनेगा, और सोडियम जो है यहाँ पे वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके NaCl बनाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट बैलेंस्ड, इसमें आप यहाँ पे 2 लगा दो तो ये बैलेंस हो जाएगा। फाइन, तो ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है BaSO4, दैट प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ये जो दूसरा प्रोडक्ट है NaCl, इसमें NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट ही है, लेकिन ये पानी में डिजॉल्व है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। हम यहाँ पे रिएक्टेंट में भी हमने सबको पानी में डिजोल्व करके लिया था, तो प्रोडक्ट में भी NaCl जो फॉर्म हो रहा है वो वाटर में डिजोल्व ही है, तो इसलिए ये एक्वा स्टेट है। अब जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ है वो सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, ठीक है। तो ये जो NaCl का सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें ये सॉल्युबल नहीं है। तो जब सॉल्युबल नहीं है तो वो एक प्रेसिपिटेट की तरह प्रेजेंट रहता है। इसको अगर आप लैब में करोगे तो इट वुड मतलब ये इस तरह का कुछ दिखेगा कि देखो जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में ये कलरलेस सॉल्यूशन है, हमने BaCl2 लिया और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम ऊपर से
सोडियम सल्फेट डाल रहे हैं Na2SO4, तो ये जैसे ही कंबाइन हो रहा है, दिस इज़ दैट वाइट प्रेसिपिटेट, ये इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में सॉल्युबल, मतलब इस NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है इसमें ये सॉल्युबल नहीं है, दैट्स वाई ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। तो इसके इक्वेशन को लिखते समय में इसके स्टेट को लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू, प्रेसिपिटेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन सॉलिड फॉर्म, ये हमेशा सॉलिड रहेगा, ठीक है। तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जो आपको जानना है। एक और भी एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो आपको जानना है, वो है आपका लेड नाइट्रेट का। सो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, नाउ दीज टू बोथ ऑफ देम आर सॉल्युबल इन वाटर। लेड नाइट्रेट भी कलरलेस सॉल्यूशन देगा, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस सॉल्यूशन देगा, बट जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इक्वेशन वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो PbNO3 होल ट्वाइस विच इज़ लेड नाइट्रेट, ये एक्वस स्टेट में है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस, पानी में डिजोल्व किया, इन दोनों को जब कंबाइन किया तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है इस तरीके का, विच इज़ ऑफ लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट का नहीं, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल होता है पानी में, तो लेड आयोडाइड दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो येलो कलर का होता है और ये येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है। कई बार ये एनसीईआरटी में भी आपका ये क्वेश्चन है कि आर ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द आंसर इज नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने देखा था NaOH प्लस HCl जो बनाया NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये फॉर्म हुआ था तो देखो NaCl है एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट है हमारा H2O, एंड NaCl इज सॉल्युबल इन H2O, ये पानी में डिजॉल्व हो जाता। दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, NaCl के साथ कंबाइन कर गया और HOH के साथ, तो NaCl प्लस H2O फॉर्म हुआ, लेकिन NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, तो इन दिस केस दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता। So not all the double displacement reactions are precipitation reactions, ठीक है, बट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। फाइन, ठीक है। सो दिस वाज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो जानना है आपको, येलो प्रेसिपिटेट एंड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, फिफ्थ टाइप रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए इसको ठीक से समझते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देंगे। रिडॉक्स रिएक्शंस, तो रिडॉक्स दिस वर्ड बेसिकली कंबाइंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दो प्रोसेस है जो इस रिएक्शन में, इन रिएक्शंस में चलता है, होता है, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो पहला हम लोग ऑक्सीजन बेस्ड अप्रोच लेते हैं। तो ऑक्सीजन बेस्ड अप्रोच में ये होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी रिएक्टेंट में, अगर किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम कहते हैं कि दैट इज सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। एंड अगर उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, सो वी कॉल इट रिडक्शन, ठीक है। तो अब जब भी होगा दोनों ही होगा। अब किसी एक सब्सटेंस ने अगर ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है तो किसी न किसी ने तो दिया ही होगा उस रिएक्शन में। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही होगा, ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रिडक्शन नहीं हो रहा उसमें। ऐसे रिएक्शंस में दोनों ही होंगे, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, ठीक है। एंड दिस अप्रोच, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बहुत सारे अप्रोच हैं। ये ऑक्सीजन बेस्ड अप्रोच है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आया 200 साल पहले, जब ये माना जाता था कि मैक्सिमम कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करते ही हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो हम ये कहते हैं कि दैट सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जैसे Fe प्लस CuSO4 इज गिविंग यू FeSO4 प्लस Cu, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट में भी हमने देखा था, सेम आयरन जब कॉपर सल्फेट में डालेंगे, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू,
और FeSO4 फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन। ठीक है, उसको याद रखना है। ओके, तो अब इस रिएक्शन में देखो, तो लेट अस से यहाँ पे हमारे पास आयरन है और इधर हमारे पास FeSO4 है। ठीक है, तो आयरन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू FeSO4। ठीक है, तो आयरन के साथ में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आयरन था और यहाँ पे FeSO4 आयरन के साथ में ऑक्सीजन आके अटैच हो गया, तो विल से दैट आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप CuSO4 को देखो, तो CuSO4 जो है वो Cu बन जा रहा है, दैट मीन्स इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स दिस इज रिडक्शन, ये हमारा रिडक्शन है। तो एक ही रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फाइन, ठीक है। अब इसी में देखो कि ये आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये आयरन ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और FeSO4 बन गया, ये आयरन FeSO4 बन गया, लेकिन इसको ऑक्सीजन दिया किसने, CuSO4 ने। ठीक है, तो हम CuSO4 को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑब्वियस सा बात है, उसने अपना ऑक्सीजन दे करके अपने आप को रिड्यूस कर लिया। फाइन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसलिए इसको बार बार देख करके समझने का कोशिश करो। ठीक है, तो CuSO4 का रिडक्शन हो रहा है, तो CuSO4 ने ऑक्सीजन दिया है Fe को, तो CuSO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली Fe, आयरन ने CuSO4 को रिड्यूस कराया उसका ऑक्सीजन लेकर के। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, तो आयरन ने CuSO4 से ऑक्सीजन ले लिया, तो हम इसको आयरन को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीजन बेस्ड अप्रोच। फाइन, ठीक है। बाद में जब बहुत सारे और भी रिएक्शंस डिस्कवर होने लगे, तब ये चीज़ देखा गया कि नॉट ऑल द सब्सटेंसेस आर, मतलब नॉट ऑल द रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, हर रिएक्शन में ऑक्सीजन होना जरूरी नहीं होता, तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड अप्रोच भी आया विच वाज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन में क्या है कि हाइड्रोजन में ऐसे रिएक्शन जहाँ हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है देन दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान से, मतलब ऑक्सीजन में था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन हो रहा है। दिस इज हाइड्रोजन बेस्ड अप्रोच। एक एग्जांपल पे देखो कि जैसे लिथियम प्लस हाइड्रोजन दैट इज गिविंग यू लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम प्लस हाइड्रोजन लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो लिथियम क्या हो रहा है, लिथियम के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लिथियम के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, तो लिथियम का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एंड हाइड्रोजन का देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही है हमारे पास, रिएक्टेंट्स दो हैं, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। ठीक है, सो अब हाइड्रोजन कन्वर्ट होकर के जो H2 था वो कन्वर्ट होकर के LiH बन गया। ठीक है, तो इसका अपने अमाउंट, मतलब जिसके पास जितना भी हाइड्रोजन था उसके अमाउंट में रिडक्शन हुआ, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन हट गया, तब जाकर के LiH बना है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो एक सब्सटेंस अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। सो अब अगर हम लोग ये देखें कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, लिथियम। यहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड अप्रोच है, ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 से हाइड्रोजन किसने निकाला,
लिथियम ने, तो लिथियम इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और लिथियम खुद रेड्यूस हुआ है, तो लिथियम को रेड्यूस किसने किया? हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन इज द रेड्यूसिंग एजेंट। इनफैक्ट हाइड्रोजन इज अ वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट, इसको हमेशा याद रखोगे। कभी भी हाइड्रोजन अगर कहीं आएगा तो इट इज गोइंग टू बी रेड्यूसिंग एजेंट ओनली। फाइन, तो ये है हमारा हाइड्रोजन बेस्ड अप्रोच। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट द रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और भी अप्रोच है। आज की डेट में हम लोग ना ऑक्सीडेशन बेस्ड ना ही हाइड्रोजन बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन बेस्ड अप्रोच यूज़ करते हैं। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये तब के हैं जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं था। ओके, ठीक है। और भी कुछ कुछ रिएक्शंस देखते हैं। लेट अस से CuO प्लस हाइड्रोजन, दैट इज गिविंग यू कॉपर प्लस H2O, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O। तो हाइड्रोजन इज द रेड्यूसिंग एजेंट, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं, अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। फिर भी ठीक है, कॉपर को देखो, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर, इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन बेस्ड अप्रोच से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का हटना, दैट मीन्स इट इज रिडक्शन, ठीक है। और इस हाइड्रोजन को अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसने ऑक्सीजन गेन किया है, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन। फाइन, अब इसका रेड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीजन दिया किसने? कॉपर ऑक्साइड ने। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो इसको रिड्यूस किया किसने? किसने इसका ऑक्सीजन ले लिया? हाइड्रोजन ने, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड reacting with HCl, it forms manganese chloride, H2O and Cl2, क्लोरीन गैस, वाटर एंड MnCl2 फॉर्म होता है मैंगनीज क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से मतलब देखोगे, एकदम याद रखोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अप्रोच में भी प्रॉब्लम होता है। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसको याद ही रख लेना है कि MnO2, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन बेस्ड अप्रोच आपको आएगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र देख करके, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो MnO2 जो है वो इसमें MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, सो दैट इज मीन्स इट इज़ गोइंग अंडर रिडक्शन, ठीक है। HCl जो है ये जनरल मतलब मिस्टेक होता है कि आप HCl को H2O के साथ कन्वर्ट कर देते, मतलब में कन्वर्ट कर देते हो, ये नहीं होता इस रिएक्शन में। यहाँ पे HCl जो है वो Cl2 में कन्वर्ट होता है, मतलब HCl इज गेटिंग फॉर्म्ड इनटू Cl2। तो यहाँ पे बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट रहा है यहाँ से, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे वाटर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ये अगर आप इलेक्ट्रॉन बेस्ड अप्रोच जानोगे तो वो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाता, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए ये इसको आपको याद ही रखना है कि MnO2 इज गेटिंग रेड्यूस्ड एंड HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो MnO2 ने उसको ऑक्सीजन दिया है। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे हाइड्रोजन हटाया है इससे, तो दैट मीन्स MnO2 इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and MnO2 is getting reduced, तो HCl is the reducing agent, ठीक है। HCl हमारा reducing agent होगा। फाइन, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने जब स्टार्ट किए थे हमने रिडॉक्स, हमने क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो Fe+CuSO4 वो हमारा रिडॉक्स का भी एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा नोट करके रखोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑलवेज रिडॉक्स रिएक्शंस। कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, Zn+CuSO4, Fe+CuSO4, तो ये हमेशा रिडॉक्स होता है। वाइल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ये कभी भी रिडॉक्स नहीं होते, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, ओनली आयंस अपना पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, कोई देना लेना नहीं करते।
कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेता नहीं है, ओनली आयंस एक्सचेंज देयर पोजीशन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं होते, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो द फर्स्ट वन इज कोरोजन। कोरोजन एक एग्जाम्पल है। अब कोरोजन होता क्या है, ये तो हम लोग पहले से भी सुनते आ रहे हैं, रस्टिंग एंड ऑल। तो कोरोजन को का डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में। तो कोरोजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। कभी ऑक्साइड बन जाएगा, कभी सल्फाइड बन जाएगा, कभी कार्बोनेट, ठीक है, ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेस एटसेट्रा विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर अगर आप उसको ओपन में रख देते हो तो इन दैट केस वो इन सब गैसेस के साथ रिएक्ट करके अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बना सकता है जिनकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो वो होता है हमारा कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन में हमें तीन सब्सटेंसेस का कोरोजन देखना है, तीन मेटल्स का। पहला है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते ही हो कि आयरन जो है वो रस्ट हो जाता है, ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है, का कोटिंग आ जाता है, बेसिकली दैट इज आयरन ऑक्साइड। इसका रिएक्शन क्या होता, तो देखो आयरन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। दिस इज फेरिक ऑक्साइड, आयरन की वैलेंसी 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड। दिस इज ओनली दैट ब्राउन कोटिंग जो हो जाता है आयरन के ऊपर। इट्स अ फ्लेकी सब्सटेंस, वो हट भी जाता है। सो दैट्स वाई आयरन जो है वो फुल्ली कोरोड होता है। जो उसके ऊपर रस्ट का डिपॉजिट हो गया वो रस्ट हट जाएगा बाय विंड, या ऐसे भी मतलब वो उतना स्ट्रांगली सरफेस के साथ चिपका हुआ नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि एक बार रस्ट फॉर्म हुआ वो हट गया, देन अगेन द लोअर सरफेस जो था आयरन का वो फिर एयर के कांटेक्ट में आ गया तो फिर वो रस्ट होगा। तो इस तरह से इन फ्यू मंथ्स जो है वो आयरन का पूरा आयरन ही आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड वाटर का प्रेजेंस मस्ट है। रस्टिंग के लिए, कोरोजन के लिए वाटर जो है वो उसका प्रेजेंस मस्ट है। ये हम लोग थर्ड चैप्टर में भी देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट में कि विदाउट वाटर रस्टिंग नहीं होता। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे हम लोग हमारा रिएक्शन में कहीं पे भी वाटर नहीं आ रहा है। एक्चुअली दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हमारे लेवल पे मतलब 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे ये फेरिक ऑक्साइड ही है, लेकिन वाटर भी प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, तो वाटर इज अ मस्ट फॉर कोरोजन। फाइन। अच्छा, अब आयरन का रस्टिंग को प्रिवेंट करने का क्या क्या तरीका होगा। सो वन वुड बी पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक। जिंक अगर हम अप्लाई करते हैं आयरन सरफेस के ऊपर तो एयर के साथ कांटेक्ट कट जाता है आयरन का और वो फिर रस्ट नहीं होगा। फाइन। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, देखो तो कॉपर का जो कोरोजन होता है, अब कॉपर एटमॉस्फेयर में किसके साथ रिएक्ट करता है, तो कॉपर व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑफ कोर्स शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर। तो कॉपर किसके, जैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। इसका रिएक्शन अगर आप देखोगे तो Cu plus CO2, कॉपर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट इज गेटिंग फॉर्म्ड। कॉपर कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, इस तरह का ग्रीन कोटिंग आप कॉपर यूटेंसिल्स पे, कॉपर पाइप्स पे आप देखे होंगे कई बार। तो ये कोरोजन ऑफ कॉपर होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे बुक में इसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट लिखा हुआ है। देखो हमने रिएक्शन लिखते टाइम पे तो हमने कॉपर कार्बोनेट लिख दिया, लेकिन ऑल दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं बनता। बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ये मिक्स्ड सॉल्ट है, इस तरह के सॉल्ट्स को मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं जहाँ एक से ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट हो। ओके, तो ये CuOH होल ट्वाइस, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से इसको बेसिक बोला गया है। तो ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है, बट हम लोग रिएक्शन लिखने में अभी इस 10th लेवल पे Cu plus CO2 CuCO3 लिखेंगे।
ठीक है, एंड द कलर ऑफ CuCO3 इज ग्रीन। ये याद रखना होगा कि अगेन क्वेश्चन उसी तरह से आता है कि मेटल वॉज एक्सपोज टू एयर एंड ग्रीन कोटिंग वॉज फाउंड ऑन इट्स सरफेस, तो व्हाट आइडेंटिफाई दैट मेटल। फाइन, तो वो ग्रीन कोटिंग का मतलब कॉपर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिल्वर। नाउ सिल्वर का जो कोरोजन होता है दैट इज कॉल्ड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब टार्निशिंग का क्या मतलब है? टार्निश जो होता है उसका चेंज, मतलब सिल्वर का जो शाइनी अपीयरेंस है वो चेंज हो जाना। नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ द दैट इज द रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेस। अब एटमोस्फेयर में सल्फर का के बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज आर द गैसेस व्हिच इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी प्रेजेंट होता है। तो सिल्वर इट रिएक्ट्स विथ सल्फर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, एंड सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है, सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। ठीक है, इसलिए सिल्वर यूटेंसिल जो है वो, या सिल्वर के कोई भी ज्वेलरी आइटम्स भी धीरे धीरे काले पड़ जाते हैं। ओके, रिएक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो सिल्वर प्लस यहाँ पे हमने H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट कराया, तो Ag2S प्लस हाइड्रोजन वुड बी इवॉल्व्ड। ठीक है, दीज आर ऑल नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। Ag पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, Ag2O फॉर्म करेगा, Ag2O फिर H2S के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके बस एक लाइन में Ag प्लस H2S दैट इज Ag2S प्लस H2 लिख सकते हैं। तो Ag2S का कलर ब्लैक होता है। तो हमने तीन चीज़ों का कोरोजन देखा रेडॉक्स के एग्जाम्पल में, डे टू डे लाइफ वाले एग्जाम्पल में। एक हमने देखा आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन उसका जो कलर हो जाता है दैट इज ब्राउन, रेडिश ब्राउन। कॉपर, कॉपर के ऊपर जो कोटिंग होगा दैट वुड बी ग्रीन, एंड सिल्वर, सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड बनता है एंड दैट इज ब्लैक। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि कोरोजन जो है वो हमेशा हार्मफुल ही नहीं होता, कभी कभी एडवांटेजियस भी होता है, जैसे इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम। देखो, तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, जब एल्यूमिनियम को आप एयर में रखोगे एटमॉस्फेयर में, तो एल्यूमिनियम कम्स इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर लेता है। नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है दैट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फर्दर कोरोजन। ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया, तो अब एयर के साथ जो अंदर का मेटल है उसका कांटेक्ट टूट जाता है। आयरन के साथ में ये नहीं था, आयरन के साथ में जो सरफेस पे जो कोटिंग बना था वो रिमूव हो जाता है, वो हट जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो चिपका हुआ रहता है एल्यूमिनियम के साथ। तो इस तरह से अंदर का एल्यूमिनियम कोरोड होने से बच जाता है। तो यहाँ पे कोरोजन जो है वो एडवांटेजियस है, वो फायदेमंद है। ठीक है, फाइन। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि हाउ कैन यू से दैट कोरोजन इज बोथ एडवांटेजियस एज वेल एज हार्मफुल। हार्मफुल तो है, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, बिकॉज आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, लेकिन एडवांटेज में वी हैव वेरी लिमिटेड एग्जांपल्स। ठीक है, ओके। कई हद तक मैग्नीशियम को भी प्रिवेंट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, कुछ हद तक। ओके, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी। ये भी रेडॉक्स का ही टाइप है। रेडॉक्स के डे टू डे लाइफ में हमने दो एग्जांपल्स देखे, एक कोरोजन, कोरोजन के तीन टाइप थे, और दूसरा है हमारा रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होता है? नो, रैंसिडिटी इज द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स which contain fat and oil when they are left exposed to the air। ठीक है, जब आप खाने के सब्सटेंसेस को बहुत दिनों तक अगर आप ओपन में रख दो या वो छूट जाए, तो उसके बाद उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। ऐसा क्यों खराब हो जाता है? उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज द ऑयल्स एंड फैट्स विच इज प्रेजेंट इन दैट फूड, उस फूड आइटम में जो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट थे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, fine, so that is rancidity. Now rancidity is different from the spoilage of food because of microorganisms। ध्यान दोगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरिया अटैक करता है, हम यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से जो खराब हो जाता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जब हम फूड को ओपन में रखते हैं तो वो
एयर के साथ कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से टेस्ट खराब होना, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो रैंसिडिटी का जो मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन होगा, एक होगा हमारा कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में अगर रखा जाए कि एयर के साथ, जो लिमिटेड एयर है कंटेनर के अंदर, बस उतने से साथ में ही रिएक्शन हो सके, कंटिन्यूअस एयर जो है वो चेंज ना होता रहे, ठीक है। दैट इज वन वे ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंड वन इज एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स दीज आर दो सब्सटेंसेज जो, नाम ही कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो लेमन में पाया जाता है। यहाँ पे देखो, ये जो एक फूड आइटम है, इसमें भी फूड एसिड जो यहाँ सिट्रिक एसिड यूज़ किया गया है। ये बहुत कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। ओके, नाउ फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन एंड और अदर इनर्ट गैसेस। ये आपके चिप्स के पैकेट्स में जो एयर फिल्ड होता है, वो एयर ऑक्सीजन नहीं होता, वो एयर नाइट्रोजन होगा या फिर कोई दूसरा इनर्ट गैस जो कि रिएक्ट ना करे, वो रहता है, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन इज डीप रेफ्रिजरेशन। डीप रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? हम अगर फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखने से उसका एयर कांटेक्ट नहीं खत्म होता। पॉइंट इज कि यू आर गोइंग टू ओपन द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर अगेन एंड अगेन, तो एयर तो फिर से नया एयर उसके अंदर एंटर कर जा रहा है, जो और वो फूड को तो ऑक्सीडाइज करता रहेगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन हम लोग करते हैं टू स्टॉप द माइक्रोबियल एक्टिविटी। बैक्टीरिया से की वजह से फूड खराब ना हो, उसके लिए हम लोग रेफ्रिजरेशन करते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमने फूड को इस तरह से रेफ्रिजरेट किया है, मतलब डीप रेफ्रिजरेशन में करने का मतलब ये है कि हम उसके एयर को कट ऑफ कर दे रहे हैं। मतलब एकदम ऐसा डीप फ्रीजर में रखा है कि जब मेरे को यूज़ करना होगा मैं तभी निकालूंगा उसको, ठीक है, ताकि एयर के साथ में कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए। नॉर्मल रेफ्रिजरेशन इज नॉट अ मेथड टू प्रिवेंट रैंसिडिटी, ठीक है। सो द बेस्ट मेथड वुड बी कि आप पहले खाने को पैक करो, उसके बाद फ्रिज में रखो। खाना को पैक करने से ये होगा कि एयर के साथ कांटेक्ट हट गया, और जब आप उसको कूल डाउन कर दोगे तो माइक्रोब्स के साथ में कांटेक्ट खत्म। मतलब माइक्रोब्स तो जो भी हैं अंदर में वो तो रहेंगे ही, बट उनका मल्टीप्लिकेशन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर इज ओवर नाउ, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को करिए।